I will start off with the question paper. So this is the first problem. यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. फ्रॉम हियर द प्रॉब्लम्स आर स्टार्टेड. तो टेक्निकल सवाल आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. चलिए देखिए पहला सवाल क्या है. पहला सवाल क्या बोल रहा है. अ कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड. एक कैंटिलीवर बीम है. सो कैंटिलीवर बीम इज बीइंग सब्जेक्टेड टू व्हाट. पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड. तो पॉइंट लोड है फ्री एंड पे. इफ द डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर डबल देन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड. तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखाऊं, इफ आई कट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम. इसकी साइज इसने आपको दे रखी है बी और डी, विड्थ और डेप्थ. बोलता है कि अगर हम इसकी क्रॉस सेक्शन में विड्थ और डेप्थ को डबल कर दें तो डिफ्लेक्शन जो होगा फ्री एंड पे वो कितना रिड्यूस हो जाएगा. तो कैंटिलीवर पॉइंट लोड फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होता है. सो डेल्टा एट पॉइंट ए इट इज इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 3 आई. सो दिस इज द डिफ्लेक्शन. इसमें आई की वैल्यू क्या है हमारे पास. आई की वैल्यू हमारे पास बी डी क्यूब बाय 12. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई विच इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाय 12. अब इसने बोल रहा है कि विड्थ और डेप्थ को डबल कर दिया. तो अगर विड्थ और डेप्थ को डबल कर दिया तो बताओ डिफ्लेक्शन में कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा. तो निकाल लेंगे भैया कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा. तो हमारी आई डैश विल बी इक्वल टू 2d होल क्यूब बाय 12. तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है निकल के. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच. तो ये 16 बी डी क्यूब बाय आई आ गई. सो बी डी क्यूब बाय 12. तो इसका मतलब ये है 16 टाइम्स ऑफ आई. तो हम डेल्टा ए डैश कितना बोल देंगे. पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई. आई डैश होगा हमारा. दिस विल बी आई डैश. तो आई डैश क्या बोला इसने. देन द डिफ्लेक्शन इन द बीम विल बी रिड्यूस बाय हाउ मच. कितना परसेंटेज कम हो जाएगा. सो हाउ मच परसेंटेज इट विल बी रिड्यूस. तो कितना परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा निकाल सकते हैं हम. सो डेल्टा ए डैश अपॉन डेल्टा ए. तो दिस विल बी इक्वल टू पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई डैश इंटू पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई इंटू 100. तो ये पी एल क्यूब कट गया, 3 ई कट गया. तो हमारे पास क्या बचा. आई बाय आई डैश बच गया इंटू 100. आई डैश की वैल्यू कितनी है 16 टाइम्स ऑफ आई इंटू 100. सॉल्व करके निकाल लो कितना आ रहा है जरा देखना. व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट. 100 बाय 16 हाउ मच. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. 100 बाय 16 कितना आ रहा है. 6.25 परसेंटेज. तो 6.25 परसेंटेज. तो 6.25 percentage. So this was to be computed. Clear है problem सबको. Is this problem clear for everyone? चलो आगे बढ़ते हैं. The ratio of the maximum shear stress to the average shear stress in a beam of rectangular cross section. पहले भी कर रखा है आपको. सारे क्रॉस सेक्शन के लिए बता रखा है. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 3/2 टाइम्स ऑफ एवरेज. तो रेक्टेंगुलर में वैल्यू कितनी होती है 1.5 टाइम्स होती है. तो ये जानकारी आपको पहले दे रखी है. रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल में 1.5, सर्कल के अंदर 4/3. फॉर सर्कुलर सेक्शन इट इज 4/3. चलो आगे बढ़ते हैं. In a symmetrical I section beam, the bending stress will be maximum at. I section की बीम है
तो बोल रहा है बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगा। सो आई सेक्शन की बीम है, बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम निकल के आएगी। सो वेयर बेंडिंग स्ट्रेस विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। सो आई सेक्शन की बीम है, वेयर बेंडिंग स्ट्रेस विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। सो आई सेक्शन की बीम है, बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम निकल के आएगा। ये लो बेंडिंग स्ट्रेस बना के दिखा दिया। So bending stress has been shown to you. So it will come out to be the top and bottom of the beam. तो टॉप और बॉटम ऑफ बीम में बेंडिंग स्ट्रेस क्या निकल के आ जाएगी, मैक्सिमम निकल के आ जाएगी। इट विल कम आउट टू द मैक्सिमम। तो ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, कैसे निकाला। m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारी, m बाय आई इंटू वाई। तो m बाय आई इंटू वाई। तो सिग्मा मैक्सिमम के लिए y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो y मैक्सिमम कहां पर होगा, प्लस माइनस b/2 पे होगा। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम है, तो कोई भारी चीज नहीं है इसके अंदर, नॉट अ बिग थिंग। चलो देखो क्या है ये, चेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ mt। ठीक है, सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ mt एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ m। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग। अच्छा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू बेंडिंग एंड दैट ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। निकाल सकते हैं, अभी लिखा था m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m वाई बाय आई। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू m। आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी हमारी पाई d4/64। y का वैल्यू कितना होगा, d/2। सो इट कम्स आउट टू बी 32m अपॉन पाई d क्यूब। उसी तरीके से mt t/j इज इक्वल टू टाउ बाय आर। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू व्हाट, mtr/j। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, टॉर्शनल मोमेंट है, डिवाइड बाय पाई d4/32, r की वैल्यू d/2। तो 16 mt। तो इट कम्स आउट टू बी 16 mt बाय पाई d क्यूब। तो निकाल लो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम टू दी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम। इसका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 32m बाय 16mt। ये वैल्यू निकल के आ रही है। सो 2m बाय mt। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी। आंसर निकल के आ रहा है बी हमारा। तो सिंपल सवाल था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है। In a simply supported beam, so in a simply supported beam of span L carries a moment force at its midspan, the shear force diagram will be। अच्छा, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑफ क्लियर स्पैन L कैरीज अ मोमेंट फोर्स एट इट्स मिड स्पैन। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज अवर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये क्या कैरी कर रही है, मोमेंट कैरी कर रहा है मिड स्पैन पे। सो कैरिंग द मोमेंट एट द मिड स्पैन। तो बोल रहा है इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, व्हाट विल बी इट्स शेयर फोर्स डायग्राम। बना सकते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम, तो रिएक्शन निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आर ए विल बी इक्वल टू हाउ मच, एम बाय एल। और आर बी की वैल्यू कितनी होगी, -m/l।
तो बन गया शेयर फोर्स डायग्राम हमारा। सो अवर शेयर फोर्स डायग्राम विल बी व्हाट, रेक्टेंगुलर। ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम होगी। पॉजिटिव है SFD और मैग्नीट्यूड कितना है M/L, तो विल कम आउट टू रेक्टेंगुलर। तो शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर निकल के आएगी। सिंपल सवाल है ये भी। दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो सिंपल। क्लियर है सबके लिए? इज इट क्लियर फॉर ऑल? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला पार्ट? अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया यील्डिंग इन द मटेरियल अकर्स व्हेन। अच्छा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। क्या होती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी हमारी? गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्राइटेरिया मतलब क्या है? गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी। क्या बोलती है ये बोलता है कि हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, यील्ड स्ट्रेस बाय 2 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज हाउ मच? मैक्सिमम स्ट्रेस इज, ये 0.5 है, 0 डैश नहीं है, 0.5 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस। सो आंसर इज बी। विवेक सिंह बोल रहा है उसका BMD। लो BMD बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। तो विवेक सिंह बोल रहा है पिछले वाले केस का BMD बना दो, तो पिछले वाले केस का BMD आ गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द प्रीवियस केस। तो M इंटू L इंटू L/2। तो इनटू L/2 ये वैल्यू कितनी है M/2 है, और ये वैल्यू M/2 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमारा BMD आ गया। दिस इज BMD, दिस इज द BMD। डिजाइनिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करेंगे। कौन बोल रही है? आशीष शर्मा। अगर आप डिजाइन कर रहे होंगे तो मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी यूज करोगे। तो आप बोलोगे फॉर डिजाइन मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस should be less than equal to sigma y divided by factor of safety by 2। so factor of safety by 2 अगर डिजाइनिंग करनी होगी तो, if designing is to be carried out। पर अगर डिजाइनिंग नहीं कर रहे तो डायरेक्टली कंडीशन तो यही है हमारी, दिस इज द डायरेक्ट कंडीशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अ फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट ट्रांसमिट। फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट क्या ट्रांसमिट करता है? कैंटिलीवर के लिए क्या होगा शेयर फोर्स डायग्राम में अगर मोमेंट लगेगा फ्री एंड पे? रेक्टेंगुलर। भाई कैसा सवाल पूछ रहे हो ये? बोल रहा कैंटिलीवर के लिए क्या होगा हमारा, शेयर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है। अच्छा, शेयर फोर्स डायग्राम। लो, ही इज आस्किंग अबाउट शेयर फोर्स डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारी रेक्टेंगुलर निकल के आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर, शेयर फोर्स डायग्राम कुछ है ही नहीं, नो शेयर फोर्स डायग्राम। प्योर बेंडिंग का केस है ये, तो अभी कल बताया मैंने ये, अभी कल सवाल कराया, दिस इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग। ये देखो, ये प्योर बेंडिंग का केस पूछ रहा है और बोल रहा है सर इसका शेयर फोर्स डायग्राम बता दो क्या होगा। भाई देख लिया करो सारी क्लासें, या आर्बिट्री जो मन में आए वो मत लिख दिया करो कि सर ये बता दो। अभी कल डिस्कस किया ये, कल कि प्योर बेंडिंग का एग्जांपल दिया था ये, कि व्हाट इज, इसी में ही आया था, BPSC में आया था व्हाट इज प्योर बेंडिंग, और वहां पे ये एग्जांपल बना के दिया था। अब फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट ट्रांसमिट। फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट क्या करता है? फ्रिक्शनलेस पिन जॉइंट फोर्स ट्रांसमिट कर देगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्या नहीं कर पाएगा? मोमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, मोमेंट जीरो होती है। तो फोर्स विल पास थ्रू द पिन, फोर्स पास कर जाएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फोर्स पास कर जाएंगे, बट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसमिट व्हाट, मोमेंट। तो ये मोमेंट को परमिट कर देता है, इट परमिट्स दी मोमेंट। सिंपल सवाल है ये तो, अगेन सिंपल प्रॉब्लम। A bar held between two rigid support will be subjected to a tensile stress if it is. So a bar held between two rigid support will be subjected to a tensile stress if it is. बार को आपने होल्ड कर रखा है दो रिजिड सपोर्ट के बीच में, इसमें टेंशन कब आएगी? जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा तब टेंशन डेवलप हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन कब होगी? व्हेन इट विल बी कूल्ड।
ये देखो कितने आसान सवाल पूछे हुए हैं। तो जब इसकी कूलिंग होगी तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसको रेजिस्ट करने के लिए टेंशन डेवलप हो जाएगी, तो रेजिस्ट दैट टेंशन विल बी डेवलप्ड, सो इट विल बी कूल्ड। बिल्कुल सही बात है, सारे लोग सही बता रहे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिक बेसिक की प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। A linear helical spring with spring constant K is cut in two halves. The spring individual constant of the half will be। ये तो डायरेक्टली प्रॉब्लम है। अगर आप स्प्रिंग को डिवाइड कर देते हो n नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर, अगर आप स्प्रिंग को डिवाइड कर देते हो n नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर, हर पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाती है n टाइम्स ऑफ k। हर पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाती है n टाइम्स ऑफ k। तो अभी आपने हेलिकल स्प्रिंग को कट किया दो इक्वल पार्ट में, तो दोनों पार्ट की जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ k। सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ k। तो डायरेक्ट सवाल डी। क्लियर है, स्टिफनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। इन अ बॉडी loaded under plane stress condition, the number of independent stress component in order to completely specify the state of stress at a point is। So in a body loaded under plane stress condition, the number of independent stress components in order to completely specify the state of the stress at a point is। ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में कितनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट है हमारे पास, so number of components available are how much, 3 components are there, so answer is B। 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशन है हमारे पास, there are 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन, so number of stress components are 3। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। A shaft of 60 mm diameter, so a shaft of 60 mm diameter is subjected to a torsion, has a shear strain of 0.0006। What is the rate of twist? अच्छा, rate of twist, ठीक है, टॉर्शन का सवाल है। तो वी नो दैट T बाय J इज इक्वल टू G थीटा बाय L इज इक्वल टू टाउ बाय R। तो आपसे क्या पूछा है इसने, रेट ऑफ ट्विस्ट। रेट ऑफ ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ ट्विस्ट का मतलब होता है थीटा बाय L। थीटा बाय L विल बी इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय L विल बी टाउ बाय G इनटू R। तो G क्या होती है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ शेयर स्ट्रेन बाय R। तो रेट ऑफ ट्विस्ट कितनी हो गई, 0.0006 डिवाइड बाय R। R है 60/2, जरा कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। देखो कितना आ रहा है, 60 तो कट गया, तो मेरे ख्याल से 2 वाला ऑप्शन तो एक ही है, ए। तो 2 वाला ऑप्शन तो एक ही है, पॉइंट ट्रिपल नहीं 4 0 होने चाहिए, तो 0.1234 2, एक बार चेक कर लेना, यही है, तो यही ऑप्शन है। क्लियर है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। The equivalent spring constant for a bar of length L, cross-sectional area A and modulus of elasticity E is subjected to an axial load of P is the equivalent spring constant of bar of length L, cross-sectional area A and modulus of elasticity E। अच्छा, equivalent spring constant निकालना है बार का। तो एक बार है जिसपे आपने लोड लगा रखा है P, तो बोल रहा है इसका equivalent spring constant बता दो, यानी स्टिफनेस बता दो। तो ये हमारी बार है, इसके ऊपर लोड लगाया P हमने, तो डेल्टा कितना होता है हमारा, PL/E। स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होती है, P बाय डेल्टा, तो P बाय डेल्टा कितना है हमारा, A/L। कहाँ है A/L, A इज द ऑप्शन।
तो ये ऑप्शन है हमारा, तो A/L ऑप्शन इज सिलेक्टेड। ये वाला पेपर कंपैरेटिवली सिंपल है, जैसे दूसरा पेपर किया था वो कंपैरेटिवली मुश्किल था। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, एफएम का सवाल आ गया। अच्छा, नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन अप्लाइड इन द फ्लूइड इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेमिनार इन द behavior of the fluid, because of the fluid is treated as continuous, because of the fluid is incompressible, because of viscosity। किसकी वजह से होती है नो स्लिप कंडीशन? विस्कोसिटी की वजह से होती है। मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको वहां मिलेगा जहां पे हमारा फ्लूइड का पार्टिकल बाउंड्री के कांटेक्ट में होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन द फ्लूइड पार्टिकल विल बी इन कांटेक्ट विद द बाउंड्री। जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे हमारी फ्रिक्शन कम होती जाएगी। The friction will keep on reducing, the velocity will keep on increasing. So because of the fluid is viscous, क्योंकि fluid हमारी क्या है? Viscous है। So because of the viscosity, चलिए, when a liquid rotates at a constant angular velocity, why is it called no slip? क्योंकि फ्लूइड का पार्टिकल और बाउंड्री के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसको नो स्लिप बोल देते हैं। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल एंड द बाउंड्री। चलो आगे बढ़ते हैं। When a liquid rotates at a constant angular velocity about vertical axis, a rigid body, pressure intensity। ये तो पहले भी आया हुआ है सवाल, vortex flow condition का सवाल तो पहले भी आया हुआ है। This problem we have discussed earlier also। तो vortex flow condition थी, so this problem was being discussed earlier also। तो इस प्रॉब्लम को तो पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कैसे? किसी भी दूरी x पे, किसी भी दूरी, अगर कोई सी भी डिस्टेंस x ले लोगे आप, अगर कोई भी डिस्टेंस x ले लेंगे हम, यहाँ पे हमारी z कितनी निकल के आती है? एट एनी डिस्टेंस x z इज हाउ मच? ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g। और फिर प्रेशर कितना है हमारा? गामा इंटू जेड। सो गामा इंटू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2g। ये तो पहले ही बता रखा था। वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। ये वेरी करता है क्या? एज अ स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो, तो पहले भी डिस्कस किया था, एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। देखो अगला सवाल क्या है। A small plastic board loaded with nuts and bolts is floating in a bathtub. If the cargo is dumped into the water, allowing the boat to float empty, ठीक है, the water level in the tub will be, so water level in the tub। अच्छा, ये पूरे पेपर का सबसे बढ़िया सवाल है, पूरे पेपर का सबसे बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और ये पहले हो सकता है पढ़ा नहीं हो आपने, तो जहाँ पढ़ा नहीं है बस वहाँ फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ तो दिमाग चलाना पड़ जाता है। लो अब क्या बोल रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बोलता है एक टब है, टब है, उसमें आपने नट बोल्ट रखे हुए हैं, पानी से भरा हुआ है, उसमें आपने एक प्लास्टिक बोट रखी, प्लास्टिक बोट में आपने नट बोल्ट रखे हुए हैं, तो नट बोल्ट रखे हुए हैं, तो नट बोल्ट का मास m है जो मेरी प्लास्टिक की बोट है इसका मास कैपिटल M है, इट्स मास इज कैपिटल M। तो जब मैंने इसको किस में रखा, टब के अंदर रखा, इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगेगा। बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, सो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो पहले केस में कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? सो द फर्स्ट केस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज हाउ मच? सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू m प्लस m डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पहले केस में इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। अब आपने प्लास्टिक की बोट से, तो ये हमारा पहला केस है, अब आपने प्लास्टिक की बोट से नट बोल्ट निकाले और नीचे टब में फेंक दिए। तो प्लास्टिक की बोट से दूसरा केस आ गया, प्लास्टिक की बोट से आपने नट बोल्ट निकाले और नीचे टब में फेंक दिए। ठीक है, फेंक देते हैं उसको टब के अंदर।
तो इसको फेंक दिया टब के अंदर, तो बोट खाली हो गई, तो प्लास्टिक की बोट खाली हो गई। इसका मास तो अभी भी एम ही रहेगा, इट्स मास विल बी एम, और मेरे नट बोल्ट नीचे आ जाएंगे, तो ये नट बोल्ट नीचे गिर गए, तो नट बोल्ट नीचे गिर गए। इस बार कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है? जो बोट है, बोट का होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो हमारे बोल्ट है वो तो जाके सेटल कर गया नीचे, जो बोल्ट जाके सेटल कर गया है, तो बोल्ट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? मास ऑफ बोल्ट डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बोट, तो मास ऑफ बोट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द बोट, और जो बोल्ट है ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी हमारे बोट की डेंसिटी से ज्यादा होगी, जो बोल्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी किससे? बोट की डेंसिटी से। ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है दूसरे केस में, दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस इन सेकंड केस, एक दूसरा केस है हमारा। अब निकालो V1 माइनस V2, सो VW1 माइनस VW2 कितना आ रहा है? चेक करो, m प्लस एम डिवाइड बाय रो डब्ल्यू, माइनस दूसरे केस में m रो डब्ल्यू प्लस m रो बोल्ट, तो पहला वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, m कॉमन आया, 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ बोल्ट, तो क्योंकि डेंसिटी ऑफ बोल्ट ज्यादा है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, सिंस डेंसिटी ऑफ बोल्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ बोल्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? डेंसिटी ऑफ बोल्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आ गई, सो इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे वाले केस में वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हुआ, अगर दूसरे वाले केस में वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हुआ तो पानी का लेवल क्या कर जाएगा? पानी का लेवल फॉल कर जाएगा, द वाटर लेवल विल फॉल। तो दूसरे वाले केस में वॉल्यूम कम डिस्प्लेस हुआ तो पानी का लेवल फॉल कर जाएगा, सो वाटर लेवल विल फॉल। क्लियर पूरी कहानी? चलें आगे, शैल वी कंटिन्यू? ये पूरा कंसेप्ट बता दिया सवाल का। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़े। ये क्या है? नसेल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ, अच्छा n, सो नसेल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ, FM का सवाल है, फ्लूइड डायनामिक्स का, तो नसेल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ व्हाट? ये भी सब कुछ उठा के पूछ ले देगा क्या? इट इज द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, रेशियो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का, so the ratio of convective heat transfer, so ratio of convective heat transfer to the ratio of conductive heat transfer, मैकेनिकल का सवाल है, तो ये रेशियो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू द कंडक्टिव हीट ट्रांसफर। तो कौन सा ऑप्शन बता रखा है? टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ द वॉल, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द वॉल, हीट फ्लक्स एट द वॉल, नन ऑफ द ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। None of the option is matching, so answer is D. चलो आगे बढ़ते हैं, so we'll continue. Momentum correction factor for laminar flow through a circular pipe, again standard problem. ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्यों लगाना पड़ता है हमें? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि रियल फ्लूइड में जो वेलोसिटी है वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, हम उसको कांस्टेंट मान के एनालिसिस कर लेते हैं, वी अज्यूम द वेलोसिटी टू बी कांस्टेंट एंड डू द एनालिसिस, क्योंकि अगर एक्चुअल वेलोसिटी वेरी करेगी आपको एलिमेंट लेके सारी एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी डू, हम वेलोसिटी को मानते हैं कांस्टेंट, जब वेलोसिटी को कांस्टेंट माना, आप किस फैक्टर से इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो ताकि मोमेंटम एक्चुअल मोमेंटम के बराबर निकल के आए, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर।
दैट विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। किसके बराबर होता है? AV स्क्वायर इंटीग्रल U स्क्वायर DA। दिस इज अवर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। अभी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग निकल के आता है। जैसे फॉर लेमिनार फ्लो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच? लेमिनार फ्लो के लिए वैल्यू कितनी निकल के आती है? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1.33। टर्बुलेंट फ्लो के लिए कितना आता है? 1.015। टर्बुलेंट फ्लो के वैल्यू निकल के आती है 1.015। क्लियर है? घेर पे पढ़ाई नहीं हो रहा है, कहीं बाहर रूम लेके शिफ्ट हो जाऊं मैं? ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ाई कर रहा हूँ। IES मास्टर क्या बोलना चाहता है भाई ये? चलो छोड़ो, जो भी बोलना चाहता है। सो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो हो गया। सो आंसर इज डी। कंटिन्यू। The velocity distribution of the laminar flow between the two parallel plate। 1.2 किसके लिए होता है? वो भी टर्बुलेंट के लिए होता है ना। 1.2 किसकी वैल्यू, किस चीज की वैल्यू? पूरा बताया करो ना कि पूरा बात क्या पूछनी है। सो द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट अभी डिस्कस किया। बाउंड्री पे नो स्लिप कंडीशन, जैसे जैसे दूर जाओगे बाउंड्री से फ्रिक्शन कम होता जाएगा, शेयर स्ट्रेस कम होता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो दो पैरेलल प्लेट है, दोनों के सरफेस पे आपको नो स्लिप कंडीशन मिलेगी। जैसे जैसे दूर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम निकल के आएगी सेंटर लाइन पे। वेरिएशन पैराबोलिक निकल के आता है। क्या होती है वेरिएशन? इक्वेशन अगर बात करोगे, इक्वेशन भी लिख के दे दूंगा। इफ यू टॉक अबाउट द इक्वेशन, इक्वेशन क्या निकल के आती है? तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज अवर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 म्यू माइनस dp by dx by माइनस y स्क्वायर। तो वेरिएशन कम्स आउट टू बी पैराबोलिक। वेरिएशन क्या निकल के आती है हमारी? पैराबोलिक निकल के आती है। तो वेरिएशन कम्स आउट टू बी पैराबोलिक। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो, हाँ, गो अप टू 1.2, वेरी कर जाता है 1.2 तक। सो वेरीज पैराबोलिक अक्रॉस द सेक्शन विद मैक्सिमम। अच्छा गलत लिख दिया, हाँ आंसर डी है। सो वेरीज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन विद मैक्सिमम एट द सेंटर लाइन। सो आंसर इज डी। क्लियर है? चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। The growth of the boundary layer is supported. The growth of the boundary layer is supported when P is the pressure and X is the distance। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द बाउंड्री लेयर अभी कल परसों कराया मैंने एफएम के अंदर। जो लोग प्लस में हैं, ये भी कल परसों ही मैंने कराया आपको एफएम के अंदर। तो कल परसों डिस्कशन हुई है हमारी। तो बोल रहा है ग्रोथ ऑफ द बाउंड्री लेयर इज सपोर्टेड कब? जब प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव हो, जब प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव हो। व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं आप। यू कैन डू द एनालिसिस लाइक दिस। लेट सपोज ये हमारा कर्व्ड सरफेस है, ये हमारा फ्लो हो रहा है। दिस इज द फ्लो व्हिच इज टेकिंग प्लेस। मैंने 3 सेक्शन दिखाए आपको, 3 सेक्शंस आई हैव शोन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे आए, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे आए, एरिया क्या हो गया? कम हो गया। जब सेक्शन 2 से 3 पे गए, एरिया क्या कर गया? बढ़ गया। एरिया क्या कर गया? बढ़ गया हमारा। तो जब एरिया कम हुआ हमारा सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे, वेलोसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। 1 से 2 पे वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। यहाँ वेलोसिटी घटी, प्रेशर बढ़ेगा। यानी यहाँ पर dp by dx क्या है? dp by dx नेगेटिव है, यहाँ पे dp by dx क्या है? पॉजिटिव है। here dp by dx इज पॉजिटिव। तो ये मैंने आपको एनालिसिस करके बताई है। दिस इज द एनालिसिस व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। अब रही सवाल की बात, सवाल बता देता है।
तो बाउंड्री लेयर इज सपोर्टेड व्हेन डीपी बाय डीएक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। जब डीपी बाय डीएक्स क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर वेलोसिटी कम होती है, इफ वेलोसिटी इज लेस, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस जल्दी बन जाती है। बाउंड्री लेयर थिकनेस इज फॉर्म्ड अर्लियर। सो आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, आंसर कम्स आउट टू बी ए। आंसर हमारा ए निकल के आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी, बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ जाएगी। तो जब वेलोसिटी कम हो रही है, डीपी बाय डीएक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है। सो आंसर इज ए, आंसर हमारी है। तो ये भी अच्छा सवाल था। ये भी प्लस पे भी मैंने 3-4 दिन पहले ही कराया है। आई हैव डिस्कस इट 3-4 डेज बैक। अच्छा, फिर से सवाल आ गया। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर, अच्छा टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस इज प्रोपोर्शनल टू। सो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की थिकनेस किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस, सो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर किसके बराबर होती है, 0.376 अपॉन आर ई एक्स रेस टू द पावर 1/5। तो आर ई एक्स रेस टू द पावर 1/5, ठीक है। तो डेल्टा क्या हो गया, x इंटू 0.376 देन रो वी एक्स बाय म्यू रेस टू द पावर 1/5। तो ये कांस्टेंट के आ गया, x 1 माइनस 1/5। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। सो के एक्स की पावर 4/5। सो आंसर इज डी। कौन है भैया ये 1/5 वाला, कौन है ये, बी बी बी। भाई थोड़ा सोचा तो करो पहले, सवाल एक बार पढ़ा करो, ढंग से सोचा करो, उसके बाद आंसर कमेंट किया करो। आफ्टर दैट आंसर शुड बी मेंशन्ड। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है और थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर भी बढ़ जाती है। टर्बुलेंट तो मतलब जो आपने स्टेटमेंट दी वो तो सही है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ज़्यादा होती है और थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर बढ़ जाती है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट ये सही है। घर पे उतना पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मेरा सोर्स ऑफ स्टडी ऑनलाइन लेक्चर है, मैं कहीं बाहर रूम ले लूं क्या, ये डिसीजन कैसा रहेगा। बिल्कुल ले सकते हो, जहां पर आपकी पढ़ाई हो रही है आप वहां पर जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन मेन जो कंसर्न होना चाहिए कि पढ़ाई होनी चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी हो, घर पे नहीं हो रही कहीं बाहर रूम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे नहीं हो रही कहीं आप बाहर रूम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। The value of friction factor for smooth pipe for Reynolds number equal to 10 raised power 6, 106 नहीं होगा, 10 raised power 6 होगा। Is approximately, ये approximately कितना निकल के आता है, ओके okay. फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप, अच्छा फ्रिक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप, और स्मूथ पाइप में भी आपको उसमें रेनॉल्ड्स नंबर दे रखा है। यानी फ्लो कैसा है हमारा, टर्बुलेंट है। तो क्योंकि हमारा रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा है, सो रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000, फ्लो इज टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट। तो फ्लो इज टर्बुलेंट, 10 रेज़ पावर 6 तक वैल्यू जा रही है। सो 10 रेज़ पावर 6 तक वैल्यू जा रही है। अगर 10 रेज़ पावर 6 तक वैल्यू जा रही है तो फ्रिक्शन फैक्टर कितनी होती है, 0.0032 प्लस 0.221, मतलब इस लेवल के भी सवाल पूछ लेता है ये, 0.237। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। पुट दी वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर की, 0.0032 प्लस 0.221 डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 6, 0.237। कैलकुलेट, कितनी वैल्यू आ रही है। सब्स्टिट्यूट दी रिजल्ट, सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है।
सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सिंप्लीफाई करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। पॉइंट, ये तो आंसर में नहीं है, 0.01। अच्छा, सो 0.011 सबका ये आ रहा है, 0.011। एवरीबडी गेटिंग द सेम रिजल्ट 0.011। हाँ यही आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर कम्स आउट टू बी सी। तो मेरे ख्याल से कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इस पेपर में, तो ये वाला सवाल क्यों दिया यही जानता है। कैलकुलेटर अलाउड था इस पेपर के अंदर? वॉज कैलकुलेटर अलाउड इन दिस? कैलकुलेटर अलाउड था क्या इसके अंदर? नहीं था, फिर तो ये सवाल बन नहीं पाएगा। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है फिर तो ये प्रॉब्लम देने का सेंस ही नहीं बनता। तो नोबडी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा इसके अंदर। इससे पहले वाले में बताया था कि वेलोसिटी कम होगी तो बाउंड्री लेयर जल्दी, वेलोसिटी कम होगी तो बाउंड्री लेयर जल्दी फॉर्म हो जाएगा, उसी के रिगार्डिंग पूछा है। हाँ, वेलोसिटी कम होगी किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एट एनी पर्टिकुलर सेक्शन। तो जैसे जैसे फ्लो होता रहता है बाउंड्री के ऊपर, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है। एज दी फ्लो टेक्स प्लेस ओवर द बाउंड्री, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, यानी रेजिस्टेंस डेवलप होती है। उस रेजिस्टेंस की वजह से बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीज कर रही होती है, वो वेलोसिटी की वजह से नहीं इंक्रीज कर रही है। तो व्हेन द फ्लो विल टेक प्लेस ओवर द सरफेस, as the distance from the leading edge increases, the resistance develops. Because of the development of that resistance, boundary layer thickness increases. When the boundary layer thickness increases at a particular point, it is not able to accommodate or it is not able to suppress the instability, due to which flow becomes turbulent or boundary layer becomes turbulent, जिसकी वजह से boundary layer turbulent हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि velocity vary कराई है हमने, इट डज नॉट मीन्स वेलोसिटी वेरी कर रखी है। तो जब मैं एक्स के साथ आगे जा रहा हूं उसका मतलब वेलोसिटी मेरी वही चल रही है, उसमें मैं कोई चेंज नहीं लेके आ रहा। तो दो चीजें मत चेंज करा देना एक साथ, डोंट वेरी टू वेरिएबल्स। ये तो आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट हमारा थोड़ी है। अच्छा, ये तो सवाल चेंज हो गए, आरसी सर्किट वाले बीच में दूसरे टॉपिक के सवाल आ गए, दूसरी इंजीनियरिंग के सवाल आ गए, हमारे नहीं है। तो दूसरी इंजीनियरिंग के सवाल आ गए। हाँ, रेफ्रिजरेटर भी हमारा नहीं है, क्यू डब्ल्यू अमॉर्फस गैस एफिशिएंसी। हाँ, यहाँ से हमारे प्रॉब्लम है। दीज आर आवर प्रॉब्लम्स। तो 99th प्रॉब्लम हमारी है। चलो देखो, चेक करो। देखिए, द मेथड विच follows deterministic approach. PERT follows which approach? PERT follows probabilistic approach. Probabilistic. CPM follows deterministic approach. CPM फॉलो करती है किसको? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। तो PERT फॉलो करती है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को, CPM फॉलो कर रही होती है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच को। क्लियर है? ये तो बेसिक सवाल है, बेसिक प्रॉब्लम। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हर एक्टिविटी के लिए अलग से निकाली जा सके। डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कैन बी फाउंड फॉर ऑल द एक्टिविटीज इंडिविजुअली। तो अगर मैं डायरेक्ट कॉस्ट की वेरिएशन देखूं, तो डायरेक्ट कॉस्ट की वेरिएशन देखें हम टाइम के साथ, ये वेरिएशन निकल के आती है। सो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ड्यूरेशन। ये डिक्रीज करती है किसके साथ? इंक्रीज इन ड्यूरेशन के साथ।
सो इट डिक्रीजेज रिमेन सेम. कौन है रिमेन सेम वाला भाई? अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट रिमेन सेम. सो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम ड्यूरेशन. ये डिक्रीज करती है टाइम ड्यूरेशन के बढ़ने के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये क्या पूछा हुआ सवाल? मीन मीडियन मोड. ये हमारा, ये क्या सिविल का ही सवाल है क्या? निकाल तो सकते ही हैं, भले ही हमारा प्रॉब्लम ना हो. भले ही हमारी प्रॉब्लम नहीं हो, निकाल तो कर सकते ही हैं. तो मीन क्या होगा? मीन होगा हमारा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 8. कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. सो 11 ऑब्जर्वेशन आर देयर. ये तो बेसिक सवाल है, निकाल सकते हो. तो मीन कितनी निकल के आ रही है? व्हाट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कमिंग आउट? सो 11 ऑब्जर्वेशन आर देयर. समेशन कितना है ऊपर वाला? व्हाट इज समेशन कमिंग आउट? समेशन कितनी है? ऊपर ऐड करें सारे टर्म्स को, कितना आ रहा है समेशन? मीन 10 आ रहा है, यानी ये 110 है. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10. मीडियन क्या होती है? व्हाट इज मीडियन? मीडियन है, अरेंज करो इनको असेंडिंग ऑर्डर में. 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 14. सो n प्लस 1 बाय 2 अर्थ टर्म, ये हमारी मीडियम होती है. दिस इज अवर मीडियम. तो 11 प्लस 1 बाय 2, तो सिक्स टर्म. 1 2 3 4 5 6. तो 4 5 6. तो ये वैल्यू निकल के आ रही है. तो 10 क्या आ गया हमारा? मीडियन निकल के आ गया. सो 10 इज द मीडियन. तो 10 ही हमारी मीडियन निकल के आ रही है. सो 10 इज द मीडियन कमिंग आउट. मोड क्या होगा? मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. मोड है 9 और 10. मोड है हमारा 9 और 10. तो मीन मीडियन मोड निकालना था आपसे. तो मीन मीडियन मोड वाज टू बी फाउंड. सी ऑप्शन आ रहा है. सबका सी ऑप्शन आ रहा है क्या? एवरीबडी गेटिंग सी ऑप्शन? मेरे हिसाब से तो कोई ऑप्शन नहीं है. मेरे हिसाब से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है. बाकी आपका अगर सी आ रहा है तो मार्क कर लो. सो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो ऑप्शन मैचिंग. इफ यू आर गेटिंग सम रिजल्ट यू कैन मैच इट. कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा. सो नो ऑफ द ऑप्शन इज मैचिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम. In case of PERT, if most pessimistic, optimistic and likely time are 10, 2 and 8 days respectively, then expected duration and variance. Expected duration and variation निकाल सकते हैं. expected duration तो कुछ भी नहीं है. 10 plus 4 times of 8 plus 2 divided by 6. कितना आ रहा है expected time? So expected time आ रहा है 7.33. Then variance कितनी होती है हमारी? sigma square TP minus TO by 6 का whole square. So 10 minus 8 by 6 का whole square. So 1 by 3 का whole square. सिंप्लीफाई करके देख लो कितना आ रहा है.
तो TP माइनस TO, TO तो 2 है ना हमारी, सो TP माइनस TO, तो TP माइनस TO तो 8/6 का होल स्क्वायर बन गया ना, तो 8/6 का होल स्क्वायर, 8/6 का होल स्क्वायर, सो दिस इज TP/TO। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है हमारा, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, सो दिस विल बी व्हाट, 2 कटा 4/3 का होल स्क्वायर, तो 16/9, 16/9, तो आंसर क्या आ गया, C। सो आंसर कम्स आउट टू बी C। सो आंसर इज C। सिंपल सवाल है इसमें, मतलब ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे हुए इसके अंदर, प्रॉब्लम्स आर नॉट डिफिकल्ट। अगर आपने सिंसियरली पढ़ा भी है थोड़ा बहुत भी, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। इफ यू सिंसियरली रेड दी प्रॉब्लम्स, योर टॉपिक्स, मेरे हिसाब से सवाल हो जाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी द प्रॉब्लम शुड हैव बीन सॉल्व्ड। चलो सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी कल करते हैं, रेस्ट आई विल कंटिन्यू टुमारो। अभी आपकी जो RCC वाली क्लास है वो अभी नहीं ले रहा मैं, वो कल मैं ज़्यादा टाइम के लिए ले लूँगा। सो आई एम नॉट टेकिंग द RCC क्लास फॉर टुडे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।